नहीं है। सरकारें मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान और केंद्र की सरकारें के लिए कि 20 प्रदेश की मांग है वो पूरी नहीं हो सकती। तो हम उन सरकारों से पूछना चाहते हैं कि जब आपका गुजरात बन सकता है, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ बन सकता है, जिस तरीके से भिलवाड़ा जिला है और जिस तरीके से जिन संस्कृति भाषा के आधार पर और जहां के लोग तीन आधार पर रहते हैं उनके नाम के आधार पर जब अलग अलग राज्य बन सकते हैं तो 20 प्रदेश बिलों के नाम से क्यों नहीं हो सकता है। आज के इस मौके पर सरकार से यह कहना चाहते हैं कि जब ये नई हमारी विचारधारा आई और हमारे इस क्षेत्र के अंदर गोविंद गुरु को हमारा गुरु मानते हुए हमारी जो गोविंद गुरु की लड़ाई अधूरी लड़ाई को पूरा करने के लिए जो संकल्प लेने वाले लोग थे, विद्वान बुद्धिजीवी लोग थे, जिन लोगों ने यह आरंभ किया, तो हमारे यहाँ पर जो क्षत्रिय नेता, हमारे ही लोग जिन्होंने हमारे इस लड़ाई को रोकने का काम किया और हमारी सच की आवाज को जिस गांव के अंदर मीटिंग करते थे उन गांवों के अंदर मीटिंग नहीं करने देते थे। जिला मुख्यालय पर कोई कार्यक्रम आयोजित होता तो कार्यक्रम को रुकवाया जाता, पुलिस प्रशासन को आगे करके ये लोग हमको रोकने का काम किया। आज कहना चाहते हैं कि 20 प्रदेश का कार्रवाई यहाँ से नजर उठाकर देख लो, तुम्हारी कोई औकात नहीं हमको रोकने की। जिन लोगों ने हमको रोकने का काम किया आज उनके रास्ते रुक गए, आज उनके रास्ते रुक गए। और आज के इस मंच के माध्यम से मैं शहीदों के माध्यम से शहीदों को नमन करते हुए कहना चाहता हूँ, एक आदमी को रोक के दिखा देना, तुम हमारी जो आवाज है, हमारी जो लड़ाई है, गोविंद गुरु की लड़ाई है, हमारे आज के बुद्धिमान जो बुद्धिजीवी लोग हैं, दादा पवनलाल परमार की लड़ाई है, राजकुमार रोज की लड़ाई है, कांति दादा आदिवासी की लड़ाई है और पूरे दिलों के दिल प्रदेशवासियों की लड़ाई है। उस लड़ाई को तुम नहीं रोक सकते हो। अभी मैं विधानसभा में विधानसभा में गया तो मैंने वहां पर देखा कि मैं जिस दिन पहली बार बयान दिया है वो निंदनीय बयान दिया है और इस मंच के माध्यम से केवल बयान किसी भी जाति धर्म के आधार पर अब नस्ल विभेद की जो बात डीएनए टेस्ट की जो बात करते हो उससे आपकी वैसी मानसिकता लगती है। क्या आपकी मानसिकता कैसी है वो दिखती है। हम पार्टी के नेता से कहना चाहते हैं कि आज हमने भी वीडियो दिया कि वो घुटनों के बल पे आ गया और कहने लगा कि आदिवासियों से हम माफी मांगते हैं। ये आपकी ताकत है, ये हम आपसे कहना चाहते हैं। और अभी कल मैं वीडियो देख रहा था, हमारे जनजातीय मंत्री है वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर समरसता बिगड़ रही है, यहाँ पर आतंकवाद को बढ़ाया जा रहा है। तो हम उनके माध्यम से सरकार को कहना चाहते हैं कि आदिवासी हो, दलित हो, ओबीसी हो या माइनॉरिटी हो, जब जब उसने अपने हक अधिकार की बात को कहा है, जब जब उसने ये जान लिया कि ये हमारी सच्ची और संवैधानिक लड़ाई है, उस आवाज को दबाने के लिए तुमने माइनॉरिटी भाई ने आवाज उठाई तो उसको तुमने आतंकवादी कहा और आदिवासी ने आवाज उठाई तो उसको तुमने नक्सलवादी कहा। उसका परिणाम आप देख लेना। आज हमारे 4 विधायक हैं और 1 सांसद है। आने वाले 5-10 सालों के अंदर देख लेना दिल्ली की कूच पर हमारे सांसद बैठते हैं। और आप हमारी सरकार आप हमारी सहमति के बिना आपका प्रधानमंत्री भी नहीं बिठा सकते। आप हमारे 3-4 राज्यों के अंदर जितने आदिवासी बहुल क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर आपका जो भी मुख्यमंत्री होगा वो मुख्यमंत्री भी नहीं बिठा सकते। मेरे भाइयों, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि आज राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन मैं यहाँ के पुलिस प्रशासन और स्थानीय जो मेरे विधानसभा के क्षेत्र के अंदर जो थाने आते हैं उन थानों से कहना चाहता हूँ कि हमारी जो कबीलाई व्यवस्था थी वो व्यवस्था जीवित करने का काम हम लोग करेंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप किसी तरीके से किसी भी भाई के साथ में कोई भी भाई अगर थाने का तक आता है तो पहला काम आप सुलटाना करने का काम करेंगे, किसी अनर्गल तरीके से 151 में पाबंद करके उसको घर बिठाने का काम नहीं करेंगे। और संविधान की अनुसूची की बात करना चाहता हूँ आपसे कि आपको किसी भाई ने गिरफ्तार किया तो आप त्वरित गति से आगे न देखते, न पीछे देखते, न नोटिस देते, न कुछ भी करते, सीधा पुलिस थानों के अंदर किसी भाई को अगर उठाया तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि साक्ष्य अधिनियम अभी जो नया बदलाव 2030 जुलाई से लागू हो रहा है, FIR और केस आप पे भी दर्ज होता है। इसलिए
आपसे कहना चाहते हैं कि हम कबीलाई की व्यवस्था को जीवित करने का काम करेंगे। आप लोगों के ने किसी भी बात को जाति के आधार पर या हमारी पार्टी के आधार पर या इसने इसको वोट ऐसा करके किसी भाई को फंसाने का काम किया तो हम आपको खुले मन से कहना चाहते हैं कि हम कतई तरीके से बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भी कार्रवाई करनी पड़े वो हम करेंगे आपके खिलाफ। क्यों कि 40 साल पे यहाँ पर जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था को परिवर्तित करने का काम किया है और जो हमारी विचारधारा के साथ में हम काम कर रहे हैं। हम आपके माध्यम से और इस जनता के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप सबसे पहले हमारे गांव के कमेटी, गांव के मुखिया होंगे, ग्राम सभा होगी, उस ग्राम सभा को पूछना कि वास्तव में उस ग्राम सभा के अंदर कोई न्यायिक निर्णय हो जाता है और दो पक्ष अगर आपस में सुलटारा कर लेते हैं तो आपकी एंट्री को आपकी जरूरत नहीं है। हमको हम हमारे तरीके से कर लेंगे हमारा बन जगह। इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। पर एक भाई ने भी यहाँ पर एक कुंभलगढ़ के अंदर, कुंभलगढ़ का जो एरिया है जिस एरिया के अंदर आदिवासी इलाका है, तो मैं आज कुंभलगढ़ के भाई से कहना चाहता हूँ कि आप टीएसपी के विस्तार के अंदर, अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार के अंदर आप नहीं आते तो आपकी मांग को विधानसभा के अंदर उठाया जाएगा। और साथ ही साथ एक खनन साहब कह रहे थे और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कुंभलगढ़ के अंदर जिस तरीके से टाइगर रिजर्व के नाम से जो जमीन फ्री सरकारी है या आदिवासी भाई जहां पर रहते हैं उस जमीन पर सरकार की नजर है और वहां पर टाइगर रिजर्व के नाम से जमीन अगर कब्जा करना चाहती है तो कुंभलगढ़ वाले मेरे भाई आप तैयार हो जाओ, आपके साथ में लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं। आज के इस मौके पर जिस तरीके से हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर सरकार की जमीन हो, वन भूमि की जमीन हो, उन जमीन पर सरकार अपनी मर्जी से मनमर्जी से कब्जा करना चाहती है। अभी का जो सरकार का बजट है उस बजट को मैंने पढ़ा, उस बजट के अंदर ये लिखा है कि 30,000 हेक्टेयर जमीन वन संरक्षण अधिनियम के नाम से वो सरकार बढ़ाना चाहती है और जो फ्री सरकार की जमीन है उस जमीन पर कब्जा करना चाहती है। तो हमको ये लड़ाई को, इस बात को ध्यान में रखना है। और आपके अगर सभी क्षेत्र के अंदर जो भी वन विभाग आता है उसका अगर इलाका बढ़ाने की सरकार कोशिश करती है तो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहना। हम आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर सड़क पर लड़ना पड़े तो लड़ेंगे, जयपुर की वहां पर जहाँ विधानसभा वहां पर लड़ना पड़े तो लड़ेंगे। और आज की तारीख में हमारी दिल प्रदेश की आवाज के रूप में दिल्ली में राजकुमार जी वो थे, अगर दिल्ली तक भी लड़ना पड़ेगा तो हम सब मिल के लड़ेंगे। इसलिए ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए अंत में एक बात और कहना चाहता हूं कि यहाँ पर जिस तरीके से जगतपुरा भुजिया की जमीन पर सरकार का नीलामी का जो आदेश निकाला है और 16 खनन की जो सरकार की साजिश है, हम जगतपुरा सहित 10 जो ग्राम पंचायत है उन भाइयों को यह कहना चाहते हैं कि आपकी जमीन है, उस जमीन के मालिक आप हो, आपकी जमीन कोई छीन नहीं सकता। आप अगर आपकी आवाज बुलंद तरीके से लड़ोगे, सड़क पर आओगे तो हम आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर सड़क पर लड़ने का काम करेंगे। आप सब हाथ खड़ा करके जो कुंभलगढ़ रिजोर्ट के नाम से, वन विभाग के नाम से और हमारे जगतपुरा के अंदर आप हाथ खड़ा करके आश्वासन दो अगर आपकी लड़ाई की जरूरत दोगे कि नहीं दोगे। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे भाई। और साथ ही साथ मैं इस मौके पर एक बात और कहना चाहता हूँ, इस मंच के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि एनपीसीएल के नाम से 2013 से बजट चलाया जा रहा है और वहाँ पर जो व्यक्ति 18 वर्ष के ऊपर है उसके तहत आरएनआर का जो पैसा है 9.5 लाख रुपया होता है। जबलपुर की तर्ज पर वहाँ पर कॉलोनी बननी चाहिए, वहाँ पर अच्छी शिक्षा की सुविधा होनी चाहिए, वहाँ पर स्पोर्ट अकेडमी होनी चाहिए। तो हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं और जिन भाइयों ने जमीन अधिग्रहण करने के लिए सरकार के साथ में समझौता किया है उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आपने किस आधार पर समझौता किया कि बांसवाड़ा जिले के अंदर एनपीसीएल जो न्यूक्लियर पावर प्लांट आयोजित वहाँ पर स्थापित करने का जो प्रावधान है वो प्रावधान सरकार का गलत है। आप आपकी आवाज को बुलंद करो, जिला मुख्यालय पर कलेक्टर साहब जुड़ो, उनसे वार्ता करो। और यह मुद्दा कोई छोटा मुद्दा नहीं है, आपके नाम से धीरे धीरे करके ये जमीनें जा रही हैं। आप चुप क्यों बैठे हो? आपको अपनी आवाज को उठाना होगा और हम सबको अगर जरूरत पड़ी तो मिलकर ये लड़ाई लड़नी होगी। और एनपीसीएल के साथी हो या जगतपुरा भुजिया के जो 16 खनन के नीलामी के जो आदेश निकले हैं उनके अंदर जो जमीन जा रही है, चाहे वो भाई हो, हम सब ये लड़ाई मिलकर लड़ेंगे। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आज दादा का बोलने का समय बाकी है, राजकुमार जी का बोलने का समय बाकी है। और मैं इस क्षेत्र का अगर आप
ये लड़ाई दादा ने शुरू किया, हम सब ने शुरू किए। इस वैचारिक लड़ाई को शुरू करने के लिए हम सबको लड़ना पड़ेगा। सबसे पहले आपको शिक्षा के ज्यादा ध्यान देना है। जो भाई आज बीएड इस वजह से नेटवर्क इशू आ रहा है, नेटवर्क नहीं आ पा रहा है, उससे नेटवर्क इशू आ रहा है, नेटवर्क नहीं आ पा रहा है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, लाइव तो चलेगा, आप टेंशन ना लें। ग्रहण कीजिए वो अच्छे से राज्य की सेवाओं के अंदर RSIPS के जो पद है उनके अंदर आप जाइए और किस दिन हमारा राज्य बनेगा उसकी शिक्षा के अंदर राज्य लाइव चालू रहेगा, चालू रहेगा, चालू रहेगा, उस बात का निश्चिंत रहिएगा। ये हमारी प्रार्थना है। एक रोजगार की बात ये कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से हम दिल प्रदेश की कल्पना करते हैं वो दिल प्रदेश का सपना देखते हैं। आज की तारीख में एक जने को लाइव शेयर करना प्लीज, एक जने को लाइव शेयर करना बस। वो रोजगार के साथी नहीं है। तो मेरे भाई से मेरा कहना है कि रोजगार खुद करो और खुद का रोजगार खड़ा करके अपना आत्मनिर्भर बनो और अपने समाज के लिए जैसा भी दान देना पड़े, धन रुपया पैसा जो भी लगाना पड़े आप लगाओ और रोजगार के अवसर खुद को खड़े करने पड़ेंगे। और अंत में ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए स्वास्थ्य की जो बात कहना चाहता हूँ कि एक स्वस्थ समाज का व्यक्ति, अगर एक व्यक्ति स्वस्थ है तो वो एक परिवार का निर्माण करेगा। एडजस्ट करने की पूरी कोशिश निश्चित तौर पर अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दें। और दादा के पास में पैम्पलेट देखा था कि दिल प्रदेश में यहाँ पर जो नशा मुक्ति का जो कार्यक्रम है उसको चलाने की हमको जरूरत है। मुझे मेरे पास में चिट्ठी बार बार आ रही है, लेकिन मैं फिर भी मेरी बात को पूरा करके मेरी बात को यहाँ से जाऊंगा। मैं मात्र 1 मिनट चाहूंगा, इसलिए मेरे भाई दिल प्रदेश समाज का जो सपना हम सब ने मिलकर देखा है उसको पूरा करने के लिए शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के लिए हम सबको सोचना पड़ेगा। उसके अंदर जब तक हमारे साथी और भाई नहीं जाएंगे और उस पर ध्यान नहीं देंगे तो दिल प्रदेश बन भी जाएगा, तो उस पर कब्जा तो किसी और का होगा। तो ऐसे दिल प्रदेश के लिए हमको हमारा जो लड़ाई है और हमारे समाज को अच्छा सुशिक्षित सब समाज मानते हैं, सारे समाज के लोग मानते हैं, तो निश्चित तौर पर हमको दिल प्रदेश की जो कल्पना है वो पूरी होगी। तो शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पर ज्यादा ध्यान देना है। और जिन जिन भाई ने यहाँ पर सरकार की जो ग्राम सभा की कमेटी हमारे विधानसभा के अंदर गठित नहीं हुई है तो उनको भी कहना है कि जल्द से जल्द ग्राम सभा का गठन करो। और जो भी सरपंच साथी है अगर सरकारी जमीन पर कोई अवैध काम करना चाहता है या सरकार को वापिस सरकारी योजना के देना चाहता है तो ऐसे सरपंच के खिलाफ भी कार्रवाई करने का काम करो। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए मात्र 2 लाइन कहते हुए, जिस तरीके से हमारे समाज को बदनाम करने की साजिश की जाती है, निरंतर कोई नेता आते जाते रहते हैं और अलग अलग बातें और अलग अलग वक्तव्य देकर हमको बदनाम करने का काम कर रहे हैं। मैं उसके लिए 2 पंक्ति कहना चाहता हूँ, भले ही किरदार ना हो मेरी अदाकारी में, भले ही किरदार में अदाकारी ना हो, लेकिन हम में खुददारी है, गुरु है, स्वाभिमान है और पराक्रम है। जय जोहार, जय आदिवासी, जय संविधान, आप सबकी जय। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा साथियों आप जो खड़े हो थोड़ा सा व्यवस्था करो, क्योंकि पीछे आपके पीछे बहुत सारे ऊंचों के दिख रहे बेचारे, बहुत बुरा लगेगा अगर वो देख नहीं पा रहे हैं। उनके लिए थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। आप आगे हो कम से कम बैठ जाओ, थोड़ा सा इतना निवेदन मान लीजिएगा, क्योंकि पीछे वाले बेचारे देखो वो लोग भी इतने दूर से देखने के लिए आए हैं, उनकी कदर कीजिएगा, रेस्पेक्ट करें उनकी भी। आपके पीछे हजारों भाई बहन ताक के देख रहे बेचारे, अच्छा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है वो ताक के देख रहे पीछे, और आप आगे होकर भी खड़े हो, ये इतना बड़ा बुरा अनुभव है। अब आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, आप थक भी चुके होंगे। एमएलए साहब ने बहुत बढ़िया बात बताई और उम्मीद करते हैं कि आपकी बात विधानसभा तक पहुंचेगी और आपको ही पहुंचानी है। और अभी आरक्षण व्यवस्था और विसंगतियों को लेकर के बहुत समस्या आ रही है। उसमें जो अधिसूचना जारी हुई है 2013 और 2016 उसकी पालना नहीं की जा रही है। नहीं जो पदोन्नति में आरक्षण है, अभी बहुत सारे सवाल बना करके हमने दिए हैं, आपको विधानसभा में पुरजोर तरीके से उठाने हैं, विशेषकर आरक्षण के मुद्दे पर। 2016 और 2013 की अधिसूचना की बिल्कुल भी पालना नहीं हो रही है। 45% ST, 5% SC और 50% जो अनारक्षित है, जिसमें वरीयता के आधार पर सभी वर्गों से पद भरे जाएंगे, लेकिन ST SC के पद उसमें नहीं भरे जा रहे हैं। अभी तक पदोन्नतियों में भी आपको किसी भी प्रकार का नहीं मिला है। मैं आपको सारा ये सब डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज दे दूंगा, आप जरूर बोलना वहां। और अब मैं बुलाना चाह रहा हूं शख्स को जिनके लिए 4 लाइनें कि आंधियों को जीद है जहां बिजलियां गिराने की,
मुझे भी जीत है वहां आशिया बसाने की, हिम्मत और हौसले बुलंद है, खड़ा हूं अभी गिरा नहीं हूं, अभी जंग बाकी है और मैं हारा नहीं हूं। राजकुमार जी, सांसद डूंगरपुर बांसवाड़ा, सभी सदस्यों को जय जोहार। राजकुमार रोज गोविंद गुरु महाराज आने लग गए को नमन। दोस्तों लाइव में बने रहे, लाइक को इस आदिवासी या आगे अंचल में काम करने वाले इस समुदाय के स्वाभिमान हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले टाटिया मामा भील, भक्ति के माध्यम से समाज में जन जागरण करने वाले संत सुरमाल महाराज, माप जी महाराज, और साथ ही इस इलाके के अंदर मामा बालेश्वर, जिन्होंने इन गुरुओं को नमन करते हुए मेरी बात को शुरू करना चाहूंगा। आज ये जो कारवां बड़ा है, रास्ते में लोग आ रहे हैं, ये किसी की बुलाई हुई भीड़ नहीं है। ये 1500 आदिवासी 17 नवंबर 1913 को जो शहीद हुए थे, उनका खून है और वो बदला लेने के लिए आई हुई है यहाँ किया। वो सपना पूरा करना है हमें। बड़े दुख की बात है कि 1913 में एक ही दिन में लाखों की जो संख्या एकत्रित हुई थी गोविंद गुरु महाराज के नेतृत्व में पहाड़ी पे आसपास के 2 से 2000 लोग और उस समय तात्कालिक राजकुमार रोज आए भाषण दे, अंग्रेजों की मदद से लाइव शेयर नहीं कर सकते, गोलियां चलाई 2000 लोग कर दो लाइव में। और सभी और लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। इस पहाड़ी पे महिला भी थी, बच्चे भी थे, बड़े बुजुर्ग भी थे, जवान भी थे। और एक ही दिन में अगर 1500 लोग, 1500 के करीब लोग एक साथ मरते हैं, तो आसपास का जो मध्य प्रदेश, वर्तमान में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, जो उस समय भिन्न टेरिटरी के नाम से जाना जाता था, उस इलाके में क्या स्थिति बनी होगी। हम देखते हैं हमारे गांव में, अगर गांव में कोई एक्सीडेंट हो जाता है कि व्यक्ति मरता है, तो पूरे गांव को तकलीफ होती है, पूरा गांव दुखी होता है, पूरा गांव शोक व्यक्त करता है। और जिस परिवार का व्यक्ति की डेथ हुई है, वो परिवार सालों तक ऊपर नहीं आ पाता है। तो इसी पहाड़ी पे 1500 आदिवासी एक साथ मारे गए 1913 के दौरान। तो इस इलाके में कितना मातम छाया होगा, कितना डर घुसा होगा, कितना दुख हुआ होगा। ये जो गांव पड़ा था, वो गांव आज तक नहीं भरा है। तो वो लड़ाई किसकी लड़ रहे थे? मैं इन इतिहासकारों को कहना चाहूंगा, जिन इतिहासकारों ने भिल प्रांत की मांग को लेकर यहाँ पर भक्ति के माध्यम से आंदोलन खड़ा किया था, मेरे को भी लगेगा भक्ति के माध्यम से, लेकिन आप लाइव देखते, लेकिन उद्देश्य था अंग्रेजों से लड़ाई थी कि हमारा अलग से भिल प्रांत दिया जाए, उद्देश्य था। माध्यम भक्ति था। भक्ति के माध्यम से भिल प्रदेश की जो लड़ाई लड़ी जा रही थी उस समय, और उस इतिहास को, सच्चे इतिहास को कई इतिहासकारों ने 2-4 लाइनों में सिमट दिया, कह दिया कि भक्ति आंदोलन हो रहा था और 1500 आदिवासी मारे गए। इस देश का तो ठीक है, लेकिन विश्व का एक भी इतिहास ऐसा नहीं मिलेगा, एक भी घटना ऐसी नहीं मिलेगी जहां सिर्फ भक्ति की जा रही थी और गोलियां चलाई थी। आपने किने गले उतरे, अगर हमारे पूर्वज सिर्फ नर्क बजाता, भजन करता, सिर्फ भक्ति करता, तो क्या इस बात से अंग्रेजों को दिक्कत थी क्या? सब्सक्राइब करें, बाकी बहुत अच्छी कहानियां। भक्ति करने से सिर्फ दिक्कत नहीं थी, लेकिन भक्ति के माध्यम से समाज को जागरूक करके अलग बिलराज कायम कर रहे थे, उस बात से उन लोगों को दिक्कत थी।
लेकिन इस इतिहास को बदल दिया गया, उस इतिहास को दबा दिया गया। मैं इस विचारधारा को धन्यवाद देना चाहूंगा, इस विचारधारा की शुरुआत में काम करने वाले लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिसकी बदौलत दबा हुआ इतिहास वापस उजागर हुआ और आज लाखों की संख्या में इसी पहाड़ी पे ये कारवां खड़ा हुआ है। इस कारवां के साथ हर समुदाय का व्यक्ति यह प्रतिनिधित्व कर रहा है, माइनॉरिटी का भी है, एससी समुदाय का भी है, ओबीसी का है, कई जनरल के भाई भी हैं। हमारे साथ में हर व्यक्ति है जो मानवता में विश्वास करता है, सपने देखते देखते लेकिन अभी तक पूरा जिसके अंदर छुआछूत है, भेदभाव है, जिसके अंदर शोषण की भावना है, वो व्यक्ति इस विचारधारा का हमेशा विरोध करेगा। जिस व्यक्ति के अंदर ये भावना है शोषण की, छुआछूत की, शोषण की, वो व्यक्ति हमेशा हमारा विरोध करेगा और हम भी ऐसे लोगों को विरोध करते रहेंगे हमेशा के लिए। हर उस व्यक्ति का, हर उस समाज का सम्मान करेंगे, हर उस व्यक्ति का सम्मान करेंगे जो मानवता में विश्वास रखता हो, जो छुआछूत विश्वास नहीं रखता हो, जो शोषण में विश्वास नहीं रखता हो। इन सभी लोगों का, उन सभी समाज का हम सम्मान करेंगे। हमारे पूर्वज भी करते आए थे और हम भी करेंगे, लेकिन अब वो वक्त नहीं रहा है। शोषण होता आया है समाज में, बिल प्रदेश की मांग है, कई लोग चाहते हैं, पूछते हैं क्यों। दुख की बात यह है कि हमारे भी समाज के, इस समाज का सर्टिफिकेट लगा के अधिकारी, कर्मचारी, नेता बन जाते हैं और वो ये भूल जाते हैं कि मैं किस सर्टिफिकेट लगाने की वजह से। मैं ये उनकी योग्यता पर सवाल खड़ा नहीं करना चाहता, लेकिन आदिवासी समुदाय का वो व्यक्ति ये कहे कि मैंने आदिवासी का सर्टिफिकेट नहीं लगाया और मैं सिर्फ मेरी योग्यता से आगे बढ़ा, ऐसा कोई माई का लाल हो तो बताओ। दुख होता है जिस समाज का सर्टिफिकेट लगा के बड़ा पेट करके बैठते हैं, बड़े अधिकारियों की पोस्ट पे बैठते हैं, लेकिन उस समाज का आदमी उनके पास जाता है तो वो हीन भावना से देखते हैं। लेकिन वो वक्त भी आ गया है कि ऐसे लोगों को भी समाज समय आने पे समाज के बीच में नहीं बैठने देगा और उनके अंतिम संस्कार में 4 लोग भी उनको कंधा देने वाले नहीं मिलेंगे। ये वक्त भी आ रहा है। आज जो समाज की स्थिति बनी हुई है, बिल प्रदेश की डिमांड इसलिए है, बिल प्रदेश नहीं बनने से हमारा आदिवासी समुदाय कुछ राजस्थान में हो गया, कुछ मध्य प्रदेश में, कुछ महाराष्ट्र में, कुछ इधर गुजरात में अंदर, और उसी की वजह से हमारा समुदाय 4 हिस्सों में, 4 राज्यों में बटा। उस वजह से हमारी संस्कृति का विनाश होने के कंगाल पे चली गई, हमारा इतिहास दबा दिया गया और हमारा जो भौगोलिक क्षेत्र है, इस भौगोलिक भूखंड के अंदर जो खनिज है, उन खनिजों को निकाल के 4 राज्यों का राजकोष में जमा किया और आदिवासियों को इसका फायदा आज तक नहीं मिला। सबसे बड़ी बात यह है, देश के अंदर कुपोषण का आंकड़ा निकाल के देखें, देश में कुपोषित इलाका अगर आता है, रेड इलाका, तो यही बिल प्रदेश की टेरिटरी जो वर्तमान में 4 राज्यों में बटा हुआ है, उसी इलाके के अंदर भुखमरी है, कुपोषण है, अशिक्षा है। और उसके जिम्मेदार उस समय तत्कालीन जो लोग राज्यों का पुनर्गठन करते थे, राज्यों का निर्माण करते थे, उन लोगों ने इस समुदाय के साथ अन्याय किया गया। कई लोग कहते हैं कि नई पार्टी, नई विचारधारा के लोग इस मांग को कर रहे हैं। हम तो 1913 में जो गोविंद गुरु महाराज ने जो मांग रखी थी, जिनके लिए 1500 आदिवासी शहीद हुए थे, उसी मांग को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हम कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। और इस बात को लेके कांग्रेस के भी कई नेताओं ने ये बात रखी है और वर्तमान टीएडी मंत्री, और देखा है मैंने राष्ट्रीय पार्टियों के टीएडी मंत्री वो बनाया जाता है जो किसी के इशारे पे चलता है, उनको पर्ची पकड़ा दी जाती है और उनसे पढ़वा दिया जाता है। ऊपर माल खाली रे बिल्कुल आना ऊपर मार जाते कि नहीं बोली। नंदलाल जी मेरा टीएडी मंत्री थे, भाजपा से ही बिलोंग करते थे। उन्होंने खुद कहा था बिल प्रदेश बनना चाहिए, तो
बाबूलाल जी आप कौन सी खेत की मूली हो जो आज कह रहे हो नहीं बनना चाहिए। कई नेताओं ने कांतिलाल जी पुरिया मध्य प्रदेश से उन्होंने आपकी बात रखी थी, गुजरात के कई नेता बात रखी है, और राहुल गांधी जी खुद यहां बोल के गए हैं कि आदिवासी देश का मूल मालिक है। तो क्या बाबूलाल जी उनसे भी ऊपर चले गए, ऐसा लग रहा है मुझे। मैं कई बार कहता हूं, आप यहां पर जो आए हैं वो गरीब परिवार से आदमी आया है। इस आंदोलन में, इस कार्य में जो पहुंचा है गरीब परिवार से, जिसके पास पैसा नहीं है, दौलत नहीं है, बड़े बड़े बंगले नहीं है, गाड़ियां नहीं है, लेकिन वो यहां पर आया है क्योंकि उसका जमीर जिंदा है, इसका जमीर जिंदा है। उनके अंदर यह है कि मुझे आत्म स्वाभिमान की लड़ाई लड़नी है, मेरे पूर्वजों का अधूरा सपना पूरा करना है, ये दिमाग में है। हमारे भी समाज के बहुत सारे पैसे वाले ऐसे लोग जो पेट भरने की लड़ाई लड़ते हैं, सुख सुविधा अर्जित करने की लड़ाई लड़ते हैं, स्वाभिमान की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। और ना नेशनल पार्टियों को भी हमसे यही दिक्कत है, हमें यही चाहते हैं, हमारे से यही चाहते हैं कि आप सिर्फ भौतिक सुविधा की बात करो, पेट भरने की बात करो, सरकारी गेहूं की बात करो, आप अधिकार और जल जंगल जमीन की बात मत करो, ये चाहते हैं वो लोग। हम सिर्फ 2 रुपये गेहूं की बात करेंगे, हम रोटी कपड़े मकान की बात करेंगे, ये बात करते हैं तो किसी पार्टी वालों को हमसे दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जल जंगल जमीन की बात करते हैं उनको दिक्कत हो जाती है, हम की बात करते हैं उनको दिक्कत हो जाती है, और धर्म की बात करते ही पूरे आग बबूला हो जाते, पूरा फपड़ जाते हैं ये लोग। फपड़ते नहीं फपड़ते, मदन दिलावर जी फपड़ गए थे, लेकिन आज पता था मानगढ़ की धरती पे आदिवासी समुदाय एकजुट हो रहा है, और उनकी पार्टी का ऊपर से प्रेशर था, और 2 महीनों बाद उनको कहना पड़ा कि मैं खुद आदिवासी हूं, मेरे पापा दादा सीतामाता अभ्यारण्य में रहते थे, ये बोल के चले गए। प्रतापगढ़ वाले साथियों, खोजना पड़ेगा उनके बाप दादा सीतामाता अभ्यारण्य में कहां रहते थे, क्या वो भी झूठ बोला है कि नहीं बोला, इस पर भी जांच कराएंगे हम लोग। इनको छोड़ने वाला नहीं है, उस कौम को छेड़ा तुमने, जिस कौम ने अंग्रेजों से लोहा लिया, मुगलों से लोहा लिया, राजा रजों से लोहा लिया, ये बात अलग है। हमारा समुदाय भोला है, सीधा है, हम दयालु हैं, किसी बात का कई लोगों ने हमारे साथ फायदा उठाया है, लेकिन अब वक्त नहीं रहा, हम चतुर हो गए हैं, सावधान हो गए हैं। अब ये लड़ाई लड़ने वाले हम सिर्फ नेता एमएलए एमपी बनाने तक सीमित रहने वाले नहीं है। जिस तरह गोविंद गुरु महाराज का भक्ति के माध्यम से बिलराज कायम करने का उद्देश्य था, इसी बनाने के माध्यम से बिलराज कायम हमारा जो लक्ष्य है वो पूरा करने वाले हैं। मैं इस कमांडाल में विराजमान सारे साथियों से अनुरोध करना चाहूंगा, हम यहां पर आ गए, तालियां बजा दी, हमने 2 सेल्फियां ले ली, इंस्टाग्राम पे चढ़ा दिया, वहां तक सीमित नहीं रहना है। सबसे पहले हम सबको मजबूत होना है, और मजबूत दिमाग से होना है, क्योंकि कई बार हम कहते हैं आंख से अंधा है, कानों से बहरा है, इसको हम जा सकते हैं, लेकिन दिमाग से अंधा है, उसका इलाज नहीं हो सकता है। आंख से अंधा है, कानों से अंधा बहरा है, पेट से विकलांग है, हाथ से विकलांग है, उसको हम रास्ता दिखा सकते हैं, वो बात मान लेगा, लेकिन जो दिमाग से विकलांग है उसका इलाज नहीं है। तो हमारे आसपास भी ध्यान रखना है, दिमाग से विकलांग कौन है, और देखा है ये राष्ट्रीय पार्टी वाले अधिकतर दिमाग से विकलांग हैं, उनको पर्चियां पकड़ाई जाती है, उनको बुलवाया जाता है, उनको खुद को नहीं पता है हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो दिमाग से विकलांग है। अगर दिमाग से विकलांग नहीं होते तो अपने विवेक से सोचते हैं ये सही है गलत है। बाबूलाल जी आज कह रहे हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता कि नंदलाल जी मीणा खुद चाहते थे बिल प्रदेश बनना चाहिए, और कई बार उन्होंने यह स्टेटमेंट किया गया, क्योंकि वो दिमाग से विकलांग है। हम सबको पढ़ाई करनी है, और मैं मंच से कहना चाह रहा हूं, केंद्र सरकार से बहुत जल्दी बिल प्रदेश को लेके एक कमेटी गठित करके इसका एक क्राइटेरिया कितना है, इसका हमारे पूरी कमेटी गठित करके काम कराने की कोशिश रहेगी बहुत जल्दी। और साथ ही आप लोगों को भी हमारे बच्चों को पढ़ाना है, क्योंकि शिक्षा ही वही हथियार है
अब गोलियों से या बंदूकों से या तीर कमान से काम हमारी कल्चर से जुड़ा रहेगा वो। अब लड़ाई कलम से लड़ी जाएगी। हमें पढ़ाई करनी है, खा पी के मजबूत रहना है और आसपास के जो दिमाग से विकलांग है उनको समझाने की कोशिश करनी है। आज जो वर्तमान स्थिति बनी हुई है, धर्म की बात को लेकर चिढ़ते हैं हम लोगों से। मुझे लग रहा है संचालक महोदय से रुकने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों की पॉलिसी है धर्म के नाम से लड़ाओ, लेकिन हमें ध्यान रखना है, हमें धर्म के नाम से नहीं लड़ना है, न धर्म के लिए लड़ना है। हमको जल जंगल जमीन के लिए लड़ना है, धर्म के लिए नहीं लड़ना है। आदिवासियों को आदिवासियों से खत्म करने की नीति अपनाई जा रही है। आदिवासियों को आदिवासियों से खत्म करने की नीति अपनाई जा रही है और उस नीति में पहला उनका जो उद्देश्य है, पहला उनका हथियार वो धर्म है। और उसका उदाहरण हम देख चुके हैं मणिपुर के अंदर। आदिवासियों ने आपस में मारा काटा। वो जमीन की लड़ाई कम थी, वो धर्म की लड़ाई ज्यादा थी। वही आदिवासी कुछ ईसाई बना दिए गए, कुछ कट्टर हिंदू बना दिए गए और वही नीति कुशलगढ़ में चल रही है। पूरे उदयपुर संभाग का अगर देखते हैं, आरएसएस की सबसे ज्यादा शाखा बांसवाड़ा और कुशलगढ़ में है। और दूसरा भी जो मामला चल रहा है वही है। हम किसी भी धर्म का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन हमारे समुदाय को मानसिक रूप से गुलाम बनाने का अगर कोई काम कर रहा है और समुदाय को मानसिक रूप से गुलाम बना के आपस में लड़ाने का काम कर रहा है, वहां हम खड़े रहेंगे और बोलेंगे। मणिपुर के अंदर लड़ाया, वही बाबूलाल जी जाडौल के अंदर लड़वाएंगे। और हमने अभी ये नहीं संभाला तो आने वाले समय के अंदर हमारा समुदाय जमीन के लिए, हक अधिकार के लिए, आरक्षण के लिए, स्वाभिमान के लिए नहीं लड़ेगा, धर्म के लिए लड़ेगा। हम धर्म पूर्वी लोग हैं। हम गोविंद गुरु महाराज, संत सुकुमार महाराज, मालजी महाराज को मानने वाले लोग हैं। हमें दूसरे के किराए के धर्म में रहने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम सबको मजबूती से खड़े रहना है। और आज जो आए हैं, हम क्षमा चाहेंगे, कुछ असुविधा हुई होगी। आज मैं भी एक एमपी हूं, हमारे 4 विधायक हैं और हम आज से कहके जाना चाहेंगे, अगली बार बहुत शानदार व्यवस्था मिलेगी आप लोगों को। और कोशिश रहेगी और आप सबको मिलकर कोशिश करनी है कि अगली बार ये पहाड़ी तो ठीक है, लेकिन वो पहाड़ी भी डग जाए, इतना कारवा बढ़ाना है इस बार। मोदी जी भी मजबूर हो जाए सोचने के लिए कि बिल प्रदेश के वासी जग चुके हैं और इस कार्य में हम हर समुदाय को साथ में लेंगे। इस इलाके में रहने वाले कोई भी समुदाय हो जो मानवता में विश्वास करता है, हमारे पूर्वजों ने भी साथ दिया था। आज देश के अंदर महाराणा प्रताप को महान राजा माना जाता है। महाराणा प्रताप के पास कौन सी सेना थी? इस देश के अन्य सारे राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, तो महाराणा प्रताप के पास कौन सी ऐसी सेना थी? कौन सी ऐसी तोपें थी? उनके भाई थे जगमाल और पृथ्वी सिंह। वो 2 भाई भी मान सिंह जी के साथ चले गए थे। और महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ाई कौन लड़ रहा था? मान सिंह लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन मुझे दिक्कत इस बात से है कि पाठ्यक्रम में वो जमीन और स्वाभिमान की लड़ाई थी, लेकिन उस लड़ाई को धर्म की लड़ाई के नाम से डालना चाह रहे हैं लोग। किसकी लड़ाई साबित कर रहे हैं इस इतिहास में? धर्म की लड़ाई थी ये बोल रहे हैं। वो धर्म की लड़ाई नहीं थी, जमीन की लड़ाई थी, स्वाभिमान की लड़ाई थी। लेकिन आज उसको झूठा परोसा जा रहा है। वही कौम है जो महाराणा प्रताप के साथ खड़ी रही थी। माइनॉरिटी के लोग थे, आदिवासी समुदाय थे, गला कटवाया था और राणा प्रताप को देश के अंदर महाराणा प्रताप का गर्व दिलाया। और वही कौम है। हम उस समुदाय को भी कहना चाहते हैं, आप दूसरे के बहकाव में नहीं आए। पहले एक भाईचारा था, उस भाईचारे को बढ़ाए। मैं दोबारा वही कहना चाहूंगा, हर उस व्यक्ति का हम साथ देंगे, हर उस व्यक्ति को साथ रखेंगे जो मानवता में विश्वास रखता है, छुआछूत, भेदभाव, शोषण की नीति से दूर रखता है, और हर व्यक्ति का हम साथ देंगे।
साथियों को शांतिपूर्वक तरीके से जाना है। कुछ असुविधा हुई होगी, आयोजन कमेटी ने बहुत शानदार आयोजन किया है, ये जो आज व्यवस्था की है, पुलिस प्रशासन का भी शानदार सहयोग रहा है, अन्य डिपार्टमेंट के लोगों का भी शानदार सहयोग रहा है। फिर भी जो कमी पेशी रही होगी आने वाले साल ये कमी पेशी आपको नहीं दिखने मिलेगी। हम सब मिलकर कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद। आप सभी आज प्रण लेके जाए, एक साल के अंदर हमारे बच्चों को शानदार एजुकेशन दे, खा पी के मजबूत रहे, और पैर से विकलांग होंगे चल जाएगा लेकिन दिमाग से विकलांग नहीं होना है, ये प्रण लेके जाना है। आज हम जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ेंगे, हम धर्म की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, ये प्रण लेके जाना है। आज बांसवाड़ा के अंदर फॉरेस्ट के लेके जगपुरा को लेके ये बात हम दिल्ली के सदन में रखेंगे और उसका समाधान भी कराएंगे। आप निश्चित रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, आभार, जय जोहार, जय भारत, जय बिल्कुल। बहुत खूब, एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से अभिनंदन करें। बहुत सारी बातों का संदेश यही है कि अभी भंवर जी का बोलना बाकी है, बस खाली आप 10, 15, 20 मिनट और बैठ जाएं, इससे ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे। हाँ, लोकेश भाई का कोई फोन गिर गया है। लोकेश भाई बहुत ज्यादा प्रभाव आ रहा है अभी उनका वक्तव्य। भंवर दादा 20 मिनट लेके भंवर जी को सुन के ही जाए प्लीज। उनको सुनने के लिए ही तो बाकी सभी वक्ताओं के नंबर कट गए। बहुत ज्यादा प्रभाव आपके बीच में आ रहे हैं। भंवर जी की 2 लाइनें, न मैं गिरा और न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया। तकलीफ लोगों को तब हुई जब मैंने इतना बड़ा कारवा खड़ा कर दिया। भंवरलाल परमार, एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से अभिनंदन करें। इतने बड़े हुजूम, इतने बड़े कारवे के प्रणेता और इतने बड़े जो महाजितना चल रहा है आंदोलन वगैरह, इनके सबके विचारक और आदिवासियों के बहुत बड़े इतिहासकार, विश्व के इतिहास में जब इतिहास को उजागर कर गहन अध्ययन कर पूरे देश के आदिवासियों के घर घर तक ये अलग जो फैलाई है। एक बार पुनः भंवरलाल जी परमार के लिए आधुनिक बिरसा मुंडा के लिए जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। और जो वक्ता रह गए हैं उनके लिए माफी चाहेंगे, समय काफी हो गया, इसके लिए हम क्षमा करते हैं। भंवरलाल जी परमार, आप सब बैठ जाओ भाई, सब बैठ जाओ, भंवर जी को सुन के जरूर जाए। बैठ जाइए, जहां पर भी हैं आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप बैठेंगे तो मैं बेहतर बोल पाऊंगा, और मैं बेहतर बोल पाऊंगा तो आप बेहतर समझ पाएंगे, और बेहतर समझ पाएंगे तो बेहतर लड़ाई लड़ पाएंगे। इसलिए जहां पर भी आप लोग बैठ जाइए मेरे भाइयों, सामने आप भी बैठ जाओ मेरे भाई, बैठिए प्लीज। जहां पर मैं तो इधर हूँ, कोई नहीं लाइव चाहिए, बैठ जाइए, देख रहे हैं लाइव कोई नहीं दिखाता इसको, इसलिए बैठिए मेरे भाई। ये इनका क्या है, ये रिश्ते बोल रहे थे, यहाँ क्या जाएंगे, वहाँ दिख नहीं रहे उनको। दोस्तों उधर ही चले जाओ, हाँ छोड़ के चले जाओ। आज हम यहाँ पर मानगढ़ पर आए, पिछले 2-3 साल से हम लगातार इसी टाइम यहाँ पर आ रहे हैं, और कई लोग जब से हम मानगढ़ पर आने लगे हैं जुलाई के महीने में, तो कई लोगों की हालत बहुत पतली हो रही है। और वो क्यों हो रही है, उसके पीछे भी बड़े बड़े कारण हैं। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि ये लोग अपने पैसे से, खुद के खर्चे से एक दिन मानगढ़ पर जुलाई के महीने में क्यों आते हैं। इसके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं। रतलाम झाबुआ से लोग पैदल रुणीजा जाते कि नहीं जाते? जाते? हाँ या ना तो बोलो। उनको आज तक क्या मिला? ठेंगा, बराबर। जो लोग पैदल अंबाजी जाते हैं उनको क्या मिला?
और जो लोग मानगढ़ आते हैं उनको क्या मिला? एक भाई कह रहा है बहुत मिला। मानगढ़ आने की वजह से बड़े बड़े टावर हिल करके गिर गए। ये कोई कम मिला क्या? आज देख लीजिए यहां पर सब समाज के लोग आ रहे हैं। कई लोग कहते थे कि आदिवासी परिवार सबसे ज्यादा राजपूतों का विरोधी है। हमारे राजपूत भाई ने भी आकर के समर्थन कर दिया। बोले नहीं बोले? अभी पिछले दिनों दिग्विजय सिंह जी और उनके ससुर जी ने भी अपने समर्थन में बात करी और मात्र एक ट्वीट मैंने किया, वो भी पगड़ी उछालने की वजह से, और वो भी इतने बड़े संगठन का पदाधिकारी गुजरात के अंदर, संभवतः राज शेखावत जी उनका नाम है, उनका पगड़ी उछाला गया। अरे भैया, आपका विरोध हो सकता है, लेकिन आपको पगड़ी उछालने का अधिकार किसने दिया? आदिवासी परिवार पगड़ी उछालने वाले विचार का विरोधी है, यह बात हम कहना चाहते हैं। आदिवासी परिवार उस विचार का विरोधी है जो इंसान होकर इंसान के चेहरे पर पेशाब करता है। ये बात सच है, गलत है? सबने वीडियो देखा, मध्य प्रदेश में एक आदिवासी पर एक गैर आदिवासी ने पेशाब किया। वो नर पेशाब आदिवासी नहीं हो सकता, इस देश की माटी का नहीं हो सकता। वो भारत देश का पानी पीता है तो वो गलत है, ऐसा हम मानते हैं। ऐसे नर पेशाबों को पुनः भारत से बाहर भेजने का संकल्प लेना चाहिए हमको। हमारे सिरोही के अंदर कार्तिक भील को मारा गया। आज कितने समय से हमारे लोग सिरोही में धरना दे रहे हैं। कार्तिक भील का परिवार, उस परिवार की बात गहलोत सरकार ने नहीं सुनी, गहलोत सरकार को जाना पड़ा। और तो और जालोर भी हार गए। गहलोत साहब का बेटा, तो मेरे कहने का मतलब यह है, जो लोग हमारे विरोध में जाएंगे विलनो हराम है, हारोगा। अब विलो ने बेगा करी ने मानगढ़ तक की हराम करूंगा तो भी तुम्हारा सत्यानाश हो जाओ। यह हमारे बाप दादा ने किया। आदिवासी परिवार उस विचार का विरोधी है जिस विचार ने नेमावर में हमारी बेटियों को मार करके जमीन में जेसीबी से गाड़ दिया। ये बात हमें समझनी है। आदिवासी परिवार उस विचार का विरोधी है जिसने पूजा भील के टुकड़े किए। मावली में आदिवासी परिवार उस विचार का विरोधी है जिसने बाबूलाल भील को नीमच में गाड़ी के पीछे बांध कर खींचा। क्या यह बात सही है कि गलत है? हम उस विचार के विरोधी हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों के शासन में हम ना रह करके हम हमारे पूर्वजों की व्यवस्था, भीलराज की जो व्यवस्था है, उसके अधीन हमारे समाज को सुरक्षित करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। अरे अपने बाप दादा हाँ भाई नहीं खड़ा है वो, ये कैमरा है। जाओ जाओ। हमारे बाप दादा पे सीतरामा लड़ी जाता।
बाबासी की ड्यूटी सीताराम लड़िया था ये कालिया नो फोन है कालिया एक थोड़ा रोड माटे આવી ગયા तो डोंगरो ठीकी गई। तो मेरे कहने का मतलब ये है हम उस विचार के विरोधी हैं। क्या सूरज कभी भेदभाव करता है क्या? हाँ, तुमको ज्यादा रोशनी देंगे, तुमको रोशनी नहीं देंगे। सूरज कभी करता है क्या? क्या चंद्रमा किसी के साथ भेदभाव करता है क्या? इसलिए हमारे बाप दादे ये धर्म ध्वजा है आदिवासियों की, इन्हें तका तो नहीं है। कई लोग कहते हैं कि आदिवासियों की धर्म ध्वजा पर सूरज चांद तारे क्यों हैं? तो मैं कहना चाहता हूं कि सूरज सबके साथ समान व्यवहार करता है, चंद्रमा सबके साथ समान व्यवहार करता है, तारे सबके साथ समान रोशनी देते हैं। इसलिए हमारी आदिवासियों की धर्म ध्वजा पर सूरज चांद चंद्रमा है। तो कई धर्म वालों ने सूरज अकेला ले लिया, नहीं ले लिया और कहते हैं हम बड़े हैं और अपने आप को कहते हैं हम तो ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए। अटलो झूठू मोड़ा थकी कार्य परिवार पैदा था लिखा है। अब ये झूठी बातें हमको मनवाने का प्रयास करते हैं, हम क्यों मानेंगे? आज से 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने कहा था पहले जानो फिर मानो, पहले जानो फिर मानो। हम जांच करेंगे कोई इंसान मुंह से पैदा होता है कि नहीं होता, इसके बाद मानेंगे। कई लोग तो ऐसे भी बोलते हैं, हमारा जज था राजस्थान का, मोर के आंसू से मोरनी गर्भवती होती है, ऐसा क्या था? और एक भी आदिवासी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि वो जंगल में रोज जानता है मुर्गी कैसे गर्भवती होती है, मोरनी। अब ऐसी खपड़ी बातें क्यों मानेंगे? यह बात समझने की जरूरत है। हम उस विचार के विरोधी हैं जो पानी पिलाने में भेदभाव करता है, जो खाना खिलाने में भेदभाव करता है, जो साथ बैठने में भेदभाव करता है। मैं आज से सभी राजपूत समाज के आदिवासी भाइयों को कहना चाहता हूं, खाने बैठने और पानी पीने में भेदभाव त्याग दो। कल से आप यहां आओ, आधे तुम बोलो आधे हम बोलते, चलो। खाने में भेदभाव नहीं, पानी में भेदभाव नहीं, बैठने में भेदभाव नहीं। क्यों? क्योंकि रिसर्च में यह प्रूव हुआ है कि डीएनए जांच हो जाए तो आधा हमारा समाज निकलेगा। क्यों? हमारे समाज का जो शासक वर्ग था उसको कन्वर्ट करके आज जिस तरीके से करवाया जा रहा है उस तरीके कन्वर्ट करके हमारे समाज से अलग कर दिया। आज हमारे नेता हमारे समाज से अलग करके कन्वर्ट करके अलग नहीं किए, उसी तरीके हुआ। इसलिए मैं कहना चाहता हूं गणतंत्र का इतिहास पढ़ो, राजतंत्र का इतिहास पढ़ो तो समझ में आएगा। हमारे पूर्वजों ने राजस्थान में हल्दी घाटी में हमारे राणा प्रताप को साथ दिया, हकीम खां सूर जो मुस्लिम समाज से थे उन्होंने साथ दिया। भीलों ने और हकीम खां सूर ने साथ नहीं दिया होता तो हल्दी घाटी का इतिहास क्या होता? क्या होता? यह सवाल करना पड़ेगा, यह समझना पड़ेगा। इससे आगे बढ़ते हैं। 1544 में सुमेरगिरी का युद्ध हुआ, उसमें अभी हमारे भीलों ने साथ दिया था। खानवा के युद्ध
हमारे भीलों ने साथ दिया और हसन का मेवाती ने भी साथ दिया। खानवा के युद्ध में हसन का मेवाती और भीलों ने भी साथ दिया। उससे आगे बढ़ते थे 1178 में मोहम्मद गोरी जो भारत में आया था, तो सिरोही में जो युद्ध हुआ आबू के पास, उसमें भी हमारे भीलों ने साथ दिया था। उससे आगे बढ़ते हो, आज सोमनाथ की बात करो। सोमनाथ में आपका क्या नाम था? गोहिल, नाम निवास है हमीर गोहिल। उसको भी हमारे भील गणवीर, क्या नाम था उसका? वेगरा भील ने साथ दिया था। पहले वेगरा भील मरा, तब जाकर के हमीर गोहिल मरा। तब तक उसकी सुरक्षा करते रहे, जब तक अंतिम सांस तक एक भील नहीं मरा, तब तक। उससे आगे बढ़ते हो, जब कासिम आया था 712 ईस्वी में, तब भी हमारे पूर्वजों ने साथ दिया था। हमने जो भी आक्रमणकारी बाहर से आया, सदा यहां के शासक वर्ग का साथ दिया। लेकिन तुमने हमारे साथ क्या किया, ये अब कोई रोक नहीं सकता, और भंवरलाल परमार को तो रोका ही नहीं जा सकता। क्यों नहीं रोका जा सकता? मेरे से 7 पीढ़ी पहले मेरे बाप ने अपने सुरा का पाल के एक आदमी को बचाने के लिए, गमेटी के परिवार को बचाने के लिए, मारो मां तो लई लो लेकिन केड़ा रात में छोड़ी दो उनके दिन, अपना माथा बलिदान कर दिया। लेकिन 5 सुरा तक एक गमेटी का बीज जिसका नाम केला रात था, उसको बचा लिया। उसी केला रात तक 3 या 4 पीढ़ी बाद वाला रात नाम का गमेटी हुआ। उस वाला रात के घर में ही गोविंद गुरु को शरण दिया था 5 सुरा तक के लोगों ने। ये बात हमें जानना पड़ेगा। तो संत गोविंद गुरु महाराज का जो विचार है वो आगे बढ़ा है, उसको सभी लोग नमन करते हैं। तो आप लोगों को बेड़सा, बांसिया और सुराता के त्याग बलिदान को कभी भूलना नहीं चाहिए। हम उस विरासत के लोग हैं। तुम क्या समझाओगे हमको? उस डीएनए के बच्चे हैं हम, उस काल के बच्चे हैं हम। कई लोग हमारा विरोध करते हैं। ऐसे वर्ण संकरों को मैं कहना चाहता हूं, थोड़ा सा अपने बाप दादाओं का इतिहास समझो और इतिहास समझ करके बात करो। ये कार्य ऐसे खड़ा नहीं हो गया। ये लोग भंवरलाल परमार के लिए नहीं आ रहे, ये लोग कांतिलाल रोध के लिए नहीं आ रहे, ये लोग राजकुमार रोध के लिए नहीं आ रहे, ये लोग अन्य दूसरे साथी उनके लिए नहीं आ रहे। ये बात हमें समझना पड़ेगा, अन्यथा हम अपने आप को महान पुरुष मान बैठेंगे और दूसरे लोग कुछ नहीं रहेंगे। हमारे मुंह से जो सच्ची बातें निकलती है, हम जो सही बातें बताते हैं, उसके लिए ये लोग आ रहे हैं। क्या ये बात सही है गलत है? कौन कौन इस बात का समर्थन करते हैं? इसलिए किसी को मुकाबले में नहीं रहना है। मैं एक बार पुनः कहना चाहता हूं, आदिवासी परिवार को मानने वाले सभी लोगों को हमें सच ही बोलना है, सच के अलावा कुछ नहीं बोलना है, चाहे कुछ भी आ जाए। कल परसों मेरे भाई को खाली गाने, समूह गाने में खाली एक बिल प्रदेश शब्द जोड़ देने से एपीओ कर दिया। कल परसों तुम्हारी प्रार्थनाएं किसने बनाई? तुम्हारा समूह गान किसने बनाए? हम कहना चाहते हैं 99% सरकारी स्कूल में बच्चे हमारे पढ़ते हैं। क्या हमारे बाप दादा ने प्रार्थनाएं बनाई, समूह गान बनाए? तुम बागरधरा बोल सकते हो समूह गान में, मरुधरा समूह गान में बोल सकते हो। एक शब्द बदल दिया तो तुम्हारे पिछवाड़े में हाथ लग गई।
इसलिए कहना चाहता हूं, हम वो लोग हैं जिसने एक आदमी को बचाने के लिए सर कटा दिया। आज की तारीख में तो लाखों भंवरलाल पर मारे, क्या तोड़ लोगे? जाओ जो करना करो। आज तक जितना भी हमारे विरोध में काम हुआ, जिस नेता को आगे किया हमारे विरोध में, वो हार गए हैं और अब जो बचे वो भी हारेंगे। ये हरा पे आप सकते काबरानो हरा पे जाओ, हारोगे जितना हमारे विरोध में काम करोगे। कई लोग कहते हैं तुम मुसलमानों को साथ में क्यों रखते हो? मैं उनको आज जवाब देना चाहता हूं। मुसलमानों ने आरक्षण का कभी विरोध किया? बताओ, एक आदमी खड़ा होकर बताओ, मुसलमानों ने कभी आरक्षण का विरोध किया? आरक्षण का विरोध करता कौन है? फिर कह रहे मत बोलो है? क्या मुसलमान की तीन आंखें क्या है? क्या मुसलमान इंसान नहीं है क्या? बिल प्रदेश में मुसलमानों को लाया कौन? यही लाया जो अभी कह रहे हैं, यही लाए। किसके विरोध में लाए? हमारे विरोध में। हम यहाँ के राजा थे, हम यहाँ के मालिक थे। हम लोगों को रोकने के लिए हमारे लोगों के विरोध में गुजरात से ये उठा के लाए। आज कह रहे मुसलमान ऐसा कर रहे वैसा कर रहे। अरे उस समय क्यों लाए? ये सवाल करना पड़ेगा नहीं? कई लोग कहते हैं ओबीसी को क्यों लाते हो? क्यों भाई? ओबीसी लोगों ने कब विरोध किया हमारा? सारे ओबीसी ने कभी विरोध नहीं किया, कुछ एक ओबीसी ने विरोध किया होगा। कई लोग तो हमारा सपोर्ट करते हैं। क्यों नहीं आना चाहिए? एससी समाज हमारे साथ क्यों नहीं आना चाहिए? हमारे छावनी मंगरी पर भी हमारे बेड़सा ठाकुर के परिवार का एक मार साहब है, जिन्होंने हमको भी पढ़ाया था, वो भी बोले थे नहीं भाई लोगों, ठाकुर समाज के हमारे बेड़सा के छावनी मंगरी पर उन्होंने भी मंच आज बोलूंगा ही बोलूंगा, और वो बोले। आज भी हमारा एक भाई बोला, पहले भी साथियों ने बोला है, लेकिन तुम लोग छुआछूत भी करोगे हमारे साथ, खाट पर बैठने नहीं दोगे हमको, पानी पीने में भेदभाव करोगे, खाना खाने में भेदभाव करोगे, साथ बैठने में भेदभाव करोगे, तो हम तुम्हारा विरोध करेंगे। हम विचार विरोधी है, व्यक्ति विरोधी नहीं है। ये बात सबके दिमाग में क्लियर हो जाए। जितने भी लोग हमारे साथ चल रहे हैं उनको ये बात स्वीकार करनी है, चाहे यह मीडिया के लोग हो, चाहे पुलिस प्रशासन के लोग हो, आईबी सीबीआई के लोग हो, सबसे कहना चाहते हैं हम लोग विचार विरोधी है, व्यक्ति विरोधी नहीं है। ये पॉइंट नोट किया जाए। और एक दूसरी बात, कई लोग कहते हैं कि नशा बंद करो, दारू पी रहे लोग और दारू पी करके लोग ये करते हैं वो करते हैं, उनको रोको। मैं उदयपुर ही नहीं, इस पूरे अनुसूचित क्षेत्र के सभी प्रशासनिक अधिकारियों से, कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, विकास अधिकारी, एसपी, थानेदार, सबसे पूछना चाहता हूं कि जितना भी अवैध शराब की दुकानें हैं कल बंद कर दीजिए, उसके बाद एक भी घटना नहीं घटेगी। अवैध शराब कौन बेचता है इनको पता है। अवैध शराब की दुकानें हैं वो बंद हो जाए तो ये सब समस्याएं खत्म हो सकती है। क्या ये प्रस्ताव पास होना चाहिए? ये जितने भी मीडिया के भाई इस फोटो को वो करो दो हाथ से। आज मानगढ़ से हमारे बाप दादा 300 साल से ये मांग चली आ रही है कि आदिवासी बेल्ट में शराब नहीं बिकनी चाहिए। पुलिस प्रशासन के लोग देख लो, मीडिया के लोग देख लो, आईपीसीबीआई के लोग देख लो, अधिकारियों देख लो। हम चाहते हैं आदिवासी बेल्ट में
एक बोतल दारू नहीं बिकनी चाहिए। ये प्रस्ताव पास होना चाहिए आज के दिन में। 300 साल की हमारी मांग है। एक और बात, हमारे कोटड़ा से जहां जनजाति मंत्री आते हैं वहां लड़कियां बेच रहे लोग, ऐसा अखबार में आया था। सही है गलत है? तो ये लड़कियां बिक रही हैं, उसका कारण क्या है? लड़के भी बिक रहे हैं, मानव तस्करी हो रही है। ये भाई रमेश भाई कह रहे पेट में भी बिक रहा है। ये बच्चे मानव तस्करी हो रही है। तुमने 75 साल में क्या किया, ये हम पूछना चाहते हैं। इंसान बिक रहे हैं, बेटियां बिक रही है, बेटा बिक रहे हैं, मानव तस्करी हो रही है। तुमने क्या किया आज तक बताओ? तुम बजट की बात करते हो, बजट कौन खाता है हमको पता नहीं है क्या? पिछले 2 साल पहले आपका उदयपुर में एक बड़ी अधिकारी ने जनजाति बजट का क्या किया था पता नहीं है सबको? अखबार में छप के आया था, मध्य प्रदेश में भी छप के आया, ये हमको पता है। ये रोकना चाहिए। अनुसूचित क्षेत्र की जमीन सरकार भी नहीं खरीद सकती, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता, ये सुप्रीम कोर्ट का जमीन है। ये गुजरात में केवड़िया में सारे आदिवासियों की जमीन ले ली, वो किसके आधार पर ली? किस कानून के तहत ली? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अपने आप में कानून होता है, उसका पालना नहीं हुआ गुजरात में, और केवड़िया में आदिवासियों की जमीन ले ली। अभी हमारा छोटी सरवन में पावर प्लांट के नाम पर जबरन आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है, जबकि आदिवासी की जमीन कोई ले नहीं सकता। तो यह उल्लंघन क्यों हो रहा है, यह पूछने का अधिकार नहीं है क्या हमको? अभी केला मेला और दाता वनखंड की जमीन पीपलखुट की सोने की खदान की नीलामी करने वाले, हम जंगल में लकड़ी काटते, तुम डंडा मारते हो, पत्तियां तोड़ते हो, तुम हमारे ऊपर डंडे मारते हो। जंगल में हम बस जाए तो तुम हमारा जेसीबी से हमारा घर उखाड़ देते हो, और जंगल की जमीन तुम नीलाम कर देते हो गैर आदिवासी कंपनियों को। क्या ये हम स्वीकार करेंगे? ये कंपनियां पहले है कि आदिवासी पहले? सरकार में बैठा शासक वर्ग पहले है कि आदिवासी पहले? धर्म पहले का आदिवासी पहले? भगवान पहले का आदिवासी पहले? क्या बात करते हैं? इतने समझदार हो गए? गजब हो गई। यही है आदिवासी। आदिवासी पहले आए धरती पर, इसके बाद भगवान आया। आदिवासी पहले आया धरती पर, फिर धर्म आया। आदिवासी पहले आया इस धरती पर, इसके बाद राज व्यवस्था आई। आदिवासी पहले आया इस धरती पर, इसके बाद में आपका लोकतंत्र आया, और लोकतंत्र आदिवासियों की देन है। और संविधान सभा में जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था, तुम हमको लोकतंत्र क्या सिखाओगे? आदिवासी 3000 साल से लोकतंत्र को जिताया है। असली लोकतंत्र प्रस्थापित करना देश में। और एक बड़ी बात, आपका घाटोल में जगपुरा और भुकिया में उन्होंने सोने की खदानें निलंबित कर नीलामी कर दी। किया कि नहीं किया? हम ऐसा कहना चाहते हैं कि आदिवासियों की सहकारी समितियां बननी चाहिए, और उन सहकारी समितियों को अधिकार होना चाहिए कि दो सोने की खदानें वो खो दे। ऐसा होना चाहिए। कौन कौन मानता है इसको? सब मानते हो? अब सवाल पैदा होता है कि सहकारी समितियों को पैसा कौन देगा? सोना खोदना है, सोना निकालना है और बेचना है, लेकिन खोदने के लिए मशीन भी चाहिए।